हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्श इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आशा करते हैं बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरे चैनल पर आपको मिल रही हैं सीटेट की क्लासेस, जो कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ। देखिए, सीडीपी का पाठ्यक्रम हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा हमने पूरा पाठ्यक्रम ही करा दिया है। तो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन आपके सामने आज हम लेकर आए हैं, जो कि हमारी आज की ये लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद आपके एमसीक्यू चलेंगे। तो आशा करते हैं आपको कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारी क्लास को लिया है, अटेंड किया है। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारा ही पाठ्यक्रम सीडीपी का आपको दिया हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान का। तो बच्चों, सीटेट के लिए आपको बहुत अच्छे से मैं जानकारी दे दूं कि कुछ भी आपका पाठ्यक्रम मैंने छोड़ा नहीं है और सारा ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी ही वीडियो आपकी पाठ्यक्रम के अनुसार दी हुई हैं। आप चैनल पर विजिट करने हैं बस आपको और उसको देखना है। ठीक है, तो पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट है, पूरा पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है। और आज आपके जो टॉपिक्स हैं वो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको इसमें आज जो है बताई जाएंगी और शॉर्टकट में हम देखेंगे। और हो सकता है ये वीडियो 2 पार्ट्स में चला जाए आपका, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने किसी भी टॉपिक को लेकर नहीं बनाया है, क्योंकि ऐसा होता है नीरसता आ जाती है पार्ट को ज़्यादा लंबा खींचने में। तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है। तो देखिए, नीरसता किसी पार्ट में ना आए, इसके लिए मैंने किसी भी जो है पार्ट को आपको ज़्यादा लंबा 1 घंटा 2 घंटा पकड़ के नहीं खींचा है ना। तो जो है फालतू की आपको कोई उसमें जानकारी नहीं दी हुई है। आपको अच्छे से सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। आप चैनल पर विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर उसको बस देखिए, है ना। सीटेट की तैयारी के लिए आपको सारी ही चीज़ें उसमें दी हुई हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो है कौन कौन सी बातें जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा विशेष रूप से आ जाती हैं टॉपिक्स, वो चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की वीडियो डाली थी, आप लोगों ने विजिट करके देख ली होगी। सारा ही पाठ्यक्रम आपका हो चुका है। एनसीएफ 2005 और जो है शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, सारी चीज़ें आपको उसमें मैंने बता रखी हैं। सारा पूरा पाठ्यक्रम हो चुका है। आगे जो महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन है, इसमें एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका, क्योंकि जो आपका इसमें दिया हुआ है वह पिछले वीडियोस में भी सारा आपका बताया हुआ है मेरे द्वारा। ठीक है, देखिए आप देखते हैं आगे। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलॉक ने कहा है। देखिए, आपको एक स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है जिसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं दी हुई हैं, जो किसने दी है, विभिन्न परिभाषाओं की और सिद्धांतों की। सभी आपको जो है एक वीडियोस के माध्यम से मैंने विजिट कर मतलब उस पर चैनल पे प्लेलिस्ट में दी हुई है आपकी सीडीपी की। सॉरी। तो आप विजिट करके देख सकते हैं और जो चीज़ें महत्वपूर्ण रह गई हैं उन्हें भी, और जो महत्वपूर्ण हैं जो बता चुकी हूँ मैं, उन्हें भी इस वीडियो में संकलित मैंने किया हुआ है। देखिए, विकास के परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलॉक ने कहा है। शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। देखिए, अभिवृद्धि किसे कहते हैं? शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं। और समय दृष्टि में से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है उसे विकास कहते हैं। देखिए, विकास और अभिवृद्धि को अलग अलग बताया है। ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है फ्रैंक ने। ठीक है, देखिए अभिवृद्धि भी बता दिया, ठीक है, और विकास भी बता दिया। विकास की अवधारणा में अभिवृद्धि की अवधारणा निहित है, अर्थात विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। ठीक है, अब आप देखिए टॉपिक आता है विकास और अभिवृद्धि में किसकी अवधारणा, किसका अर्थ अधिक व्यापक है। तो आप बता सकते हैं विकास का अर्थ अधिक व्यापक है। ठीक है, क्योंकि अभिवृद्धि जो है आपकी क्या है कि व्यवहार के किसी पहलू का परिवर्तन होता है अभिवृद्धि में, और जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। अभिवृद्धि स्वतः होती है, जैसे दांत निकलना, ठीक है, निकलना, शारीरिक लंबाई में वृद्धि होना आदि अभिवृद्धि के घोतक हैं। विकास में अधिगम या वातावरण द्वारा अर्जित गुण सम्मिलित होते हैं, अभिवृद्धि में ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप देखिए यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया है विकास और अभिवृद्धि को, कि विकास क्या चीज़ है। विकास बौद्धिक रूप से विकास होता है, गुणों का विकास होता है, व्यवहार का विकास होता है, मानसिक रूप से क्षमताओं का विकास होता है। और अभिवृद्धि जो होती है आपकी शारीरिक विकास होता है आपका अभिवृद्धि में। ठीक है, हाथ पैरों का विकास होता है, दांतों का विकास होता है, ठीक है, श्रवण जो क्षमताएं होती हैं उसका विकास होता है। ठीक है, तो विकास जो है आपका अभिवृद्धि जो होती है आपकी, दांत निकलना शारीरिक वृद्धि होना या अभिवृद्धि होती है। और विकास जो होता है आपका गुणों का विकास होता है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत एक क्रम से चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव विकास की दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। ये कहा किसने? हरलॉक ने। ठीक है,
अब विकास के मुख्य 3 तथ्य हैं, देखिए यहाँ पर विकास के से संबंधित मुख्य 3 तथ्य हैं। पहला है विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है। दूसरा, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। तीसरा, विकास की एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। ठीक है, अगला देखिए, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है, जबकि विकास का संबंध उनके गुणों से होता है। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट है, देखिए एक ही लाइन में स्पष्ट कर दिया है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से है और जबकि विकास का संबंध उनके गुणों से है। अभिवृद्धि विशिष्ट होती है जबकि विकास सामान्य होता है। अभिवृद्धि की दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है जबकि विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं है। विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखिए बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, रोग तथा चोट, प्रजाति, संस्कृति, परिवार में स्थान, ये सभी चीजें विकास को प्रभावित करती हैं। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। देखिए क्वेश्चन में हमेशा ही आती हैं, ये आप नोट डाउन कीजिए। शैशव अवस्था जो होती है 0 से 6 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक होती है। बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष होती है। प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष के बाद तक की प्रौढ़ अवस्था होती है। विकास के पक्ष देखिए, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और चारित्रिक पक्ष। मानसिक होगा, ठीक है, मानसिक मिसप्रिंट है, मानसिक विकास। ठीक है, विकास के पक्ष निम्नलिखित हैं, 5 पक्ष हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और चारित्रिक विकास। देखिए शारीरिक विकास में शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास में मन जो है बुद्धि का विकास होता है, सामाजिक विकास में व्यवहार का विकास होता है, संवेगात्मक विकास में व्यक्ति की जो है संवेगों का विकास होता है, चारित्रिक विकास में चरित्र का विकास होता है। शैक्षिक दृष्टि से विकास की प्रथम 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। प्रथम की 3 अवस्थाएं यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला विकास को कहा जाता है। देखिए नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, या क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहते हैं, या विकास जो होता है क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला है। ठीक है, विकास के सिद्धांत देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। ध्यान रखिएगा, विकास जो है शिशु के शरीर का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। सिर से पैर की दिशा में होता है शिशु के विकास। इसे मक्त के ध्वमुखी या सिर पुच्छीय दिशा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मक्त के ध्वमुखी या सिर पुच्छीय दिशा भी कहा जाता है। इसके अनुसार शिशु का पहले सिर, फिर धड़ और बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। देखिए यहाँ पर जो है गर्भाधान का दिया हुआ है कि सबसे पहले बच्चे का क्या होता है, सिर का विकास होता है, सिर बनता है, फिर जो धड़ होता है, फिर जो होता है सिर का पुच्छी दिशा बनती है, यानी कि बाद में हाथ पैर विकास होते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत देखिए यहाँ पर सारे सिद्धांत दिए हुए हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, विकास की गति में व्यक्तिगत मेन्यता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। विकास के 2 आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। ध्यान रखिएगा, विकास के 2 आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास में होने वाले परिवर्तन को देखिए, सबसे पहला आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुरानी आकृतियों का लोप, चौथा नई आकृतियों की प्राप्ति। ठीक है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, नोट डाउन कीजिए, सामान्य से विशेष की ओर होता है विकास। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। गर्मी में बालक को विकसित होने में 280 दिन का समय लगता है। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष और तनाव की अवस्था होती है, तूफान का विरोध की अवस्था होती है। ये स्टेनले हॉल का कथन है। विकास की अवस्थाएं प्याजे के अनुसार, देखिए ऊपर हमने विकास की अवस्थाएं जो देखी थी वे डॉक्टर अर्नेट जोन्स के अनुसार थी और ये है प्याजे के अनुसार। पहली है संवेदनव्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर तक होती है। दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक होता है उसे बहुलक कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक जो है स्किनर हैं, जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। देखिए बहुत ही शॉर्टकट में दिया हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत जो स्किनर ने किया था प्रयोग, ठीक है, प्रतिपादन थे, उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत
का जो है प्रतिपादन पावलोव ने किया था, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखिए। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक का था, उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। सूज का सिद्धांत बनमानुष या बंदर पर प्रयोग किया था, ये कोहलर का था। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो प्याजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन हेतु जाने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे टॉपिक हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप मिस करते हैं। स्किप मत करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाता है और आपको छोड़ना इस समय कुछ भी नहीं है। लास्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसमें सारी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कलेक्ट की हुई हैं आपके लिए, तो आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। पूरी ही वीडियो आपको देखनी है और समझनी है, अच्छे से देखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो दोबारा इसको देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। सारे ही क्वेश्चन लमसम समझती हूँ, मुझे जो मैं इसमें पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको, वो सारे ही क्वेश्चन आपके पेपरों में आ चुके हैं और आगे बार बार आते हैं ये क्वेश्चन, और हर बार आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, सब चीज़ें बहुत ही आराम से तसल्ली से देखनी है, पढ़नी है, समझनी है। देखिए, जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं और बार बार पलट पलट के आते हैं, ध्यान रखिएगा ये। जब मानव शरीर का एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने। किसने दिया था? विनय साइमन ने। IQ जो दिया है, मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन ने दिया था। अधिगम के नियम देखिए, अधिगम के 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, 3 नियम है। आगे देखिए, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐसा आता है ना, तो आपको देखना, यहाँ पे एक निम्न हटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आप आंसर की तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत को अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सारे। सीखने का नियम नहीं है, कौन सा सीखने का नियम नहीं है? देखिए, यहाँ पर आ जाते हैं आपका सीखने के 3 नियम आ जाते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, फिर आ जाता है संग में तनाव का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? तनाव का नियम जो है आपका सीखने का नियम नहीं है, ध्यान रखिएगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। सूज द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर ने। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है क्या है? सीखना है, यानी कि कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया सीखना कहलाती है। विस्मृति को कम करने का उपाय क्या है? सीखना, पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ की पुनरावृत्ति बार बार करेंगे तो आपकी विस्मृति को कम करने का उपाय हो जाएगा। देखिए, मैंने विस्मृति, स्मृति आपको सारे ही टॉपिक, सारे ही पार्ट आपको डीपली पढ़ा दिए हैं। आप इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि आप चैनल पर विजिट कीजिए, सारी ही वीडियो देखिएगा, एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सारी जानकारी आपको डीपली मैंने दे रखी है। अगर आपने सारी ही वीडियो देख ली है हमारी CDP की, तो समझिए आप 101% CDP को तो क्रॉस करने वाले हैं 30 on 30 पे। एक नंबर आपका इधर से उधर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने पूरा ही पाठ्यक्रम आपको पूरा बता रखा है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट्स हैं, सारे इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि आप देखेंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन घुमा घुमा के लोग देते रहते हैं। ये तो 1 लाइन क्वेश्चन में आपको मैंने बता ही रखे हैं, लेकिन इसके अलावा सारा का सारा पाठ्यक्रम जो है आपका वो डीपली बता रखा है मैंने। आप चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए। CDP का पूरा पाठ्यक्रम आपको दिया हुआ है, सारी वीडियो दे रखी है, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद MCQ चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि सारा पाठ्यक्रम आपको पहले देखना है, उसके बाद MCQ करने हैं। चलिए देखते हैं। संवेग का संबंध होता है मूल प्रवृत्तियों से। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। मूल प्रवृत्ति कितनी होती है? 14 होती हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ पूरी आपको बता रखी है, चैनल पर विजिट कीजिए और जाकर देखिए, उसमें सारी जो है आपको 14 मूल प्रवृत्तियाँ डीपली बता रखी हैं, डीपली। चूंकि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग का संबंध होता है, अतः कुल संवेगों की संख्या भी कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, संवेग भी 14 होते हैं, मूल प्रवृत्तियाँ भी 14 होती हैं। देखिए, यहाँ पर 14 जो है संवेग आपके दे रखे हैं। भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, वरुणा व दुख, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, भावना, प्रतिभा तथा आमोद। 14 पूरे दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 है। ठीक है, देखिए अगला देखिए। दूसरे व्यक्ति का भय व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। हॉल का सिद्धांत जो है आपका किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है।
अगला देखिए, यदि पूर्व ज्ञान का अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रशिक्षण स्थानांतरण, संकरात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब नया जो सीखते हैं हम और पूर्व ज्ञान का अनुभव जो नए सीखने पर जो सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण होना, यानी कि संकरात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। क्रोध व भय है संवेग के प्रकार हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। पाठ को पूरा पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाले बालक को क्या माना जाता है? समान बुद्धि का माना जाता है। बुद्धि लब्धि का ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, चैनल पर विजिट करिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि इसको समझने से सिर्फ आपको यही क्वेश्चन पता लगेगा और आप अगर पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी जानकारियाँ नई भी मिलेंगी उसमें। ठीक है, बुद्धि मापन के लिए बुद्धि लब्धि IQ का आविष्कार किसने किया? टर्मन ने किया है। ध्यान रखिएगा, टर्मन ने किया हुआ है IQ का आविष्कार। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या बताया है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, यानी कि IQ जांचने का ये सूत्र है। ठीक है, मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100 करके जो है आप IQ जांच सकते हैं। वास्तविक आयु को शारीरिक आयु तथा तैथिक आयु भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तविक आयु को शारीरिक आयु या तैथिक आयु भी, तिथि वाली आयु भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बुद्धि लब्धि की गणना के आधार पर बुद्धि का वर्गीकरण। ये वर्गीकरण आपका महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। 140 से 200 वाले जो IQ वाले बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। 120 से 140 वाले प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। 110 से 120 वाले उत्कृष्ट बुद्धि वाले होते हैं। 90 से 110 वाले समान बुद्धि वाले होते हैं। 80 से 90 वाले मंद बुद्धि वाले होते हैं। 70 से 80 IQ वाले निर्बल बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 70 वाले मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। 25 से 50 वाले मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। 25 से नीचे वाले जड़ बुद्धि वाले होते हैं। IQ निकालना आता है? नहीं आता है, हैं? नहीं आता IQ निकालना। देखिए, IQ निकालना नहीं आता है, आप जाइए विजिट कीजिए चैनल पर। चैनल पर जो आपके बुद्धि लब्धि वाला पूरा चैप्टर है जो एक वो आपको दिया हुआ है, उसमें सारा ही आपको दिया हुआ है किस तरीके से IQ निकाला जाता है, कैसे सूत्र लगाया जाता है, बच्चों को कैसे जानकारी दी जाएगी। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक बच्चे की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु बताइए, या उसको बच्चे का IQ कितना होगा, IQ इतना ये बताइए। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार उस IQ को निकालना आना चाहिए, तभी आप उसको आंसर को दे पाएंगे। हर बार पेपरों में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर 100% आता है, तो आपको वीडियो डीपली देखनी चाहिए, है ना। चैनल पर विजिट करके देखिए। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंड ने। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को किसने विकसित किया? फ्रायड ने विकसित किया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला फ्रांच ब्रेंटानो ने रखी है। संघनन का सिद्धांत जो है अभिप्रेरणा से संबंधित है। क्षेत्र सिद्धांत जो है आपका व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। सारे ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एक भी आपको स्किप नहीं करना। स्किप करने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है आप लोगों का। स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि स्किप करने से ही मेन टॉपिक आपका अधिकतर निकल जाता है। और फिर एग्जाम हॉल में बैठकर क्या होता है, अरे यार ये सामने क्वेश्चन आया तो था, काश हमने इसे ढंग से देख लिया होता। और रटने से भी यही होता है, रटने से हम टाइम टाइम पे चीज़ भूल जाते हैं, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है। समझने के लिए आपको चैनल पर विजिट करना है, सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, फिर उसको विजिट करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और आपको सारी वीडियो डीपली देखना है बिना स्किप करे हुए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे चलते हैं। क्षेत्र सिद्धांत जो है आपका व्यवहारवादियों का सिद्धांत है। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है? बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है भाटिया बैटरी का प्रयोग। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया है। स्किनर के संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। स्किनर के संवेगात्मक अनुबंध को क्रिया प्रसूत अनुबंध भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, संवेगात्मक अनुबंध को क्या कहा जाता है, तो आपको अगर स्किनर नहीं दिया होगा तो आपको ये ध्यान रखना है, क्रिया प्रसूत भी कहते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में भय सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे अधिगम कहते हैं। संज्ञान जो है आपका गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है, संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है? जो संज्ञान जो है आपका बुद्धि के गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है वह संज्ञान का है, जो कि बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। मैंने कहा था ना IQ निकालना आना चाहिए, ऊपर IQ बताए हैं ना सारे।
बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया है ना अभी, 140 से 200 वाले प्रतिभाशाली, 120 से 40 वाले प्रखर बुद्धि। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। ध्यान रखिए, देखिए अभी मैं यहाँ पे छुपा लेती हूँ थोड़ा सा। यहाँ क्वेश्चन है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि पूछी है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, चलिए आ जाते हैं वापस यहाँ पर। सुधीर कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का, ठीक। मानसिक आयु उसकी कितनी है, 10 वर्ष। कितनी है मानसिक आयु, ठीक। और सूत्र क्या है हमारा, IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। यह सूत्र है ना, ठीक है। इस सूत्र के हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो आता है आपका IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है, 10 वर्ष, वास्तविक आयु सुधीर की कितनी है, 8 वर्ष, और गुणा 100। ये हो गया ना, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए चूंकि क्या है यहाँ पर करना है, इसको काट देना है, 10 ढाई 100 और फिर आगे 8, ठीक। समझ में आ गई, इतना समझ में आया, नहीं आया, इतना तो समझ में आया होगा ना। अब देखिए 8 को जब हम 10 से काटते हैं तो कितना पड़ेगा, 8 एकम 8 बच्चे 2 सम लगाया, ठीक है, 0 बढ़ाया, ठीक है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 पंजे 40, बच गया 125, ठीक है। आ गई यहाँ पर 125, समझ में आई। आगे देखिए यहाँ पर देखिए 125 निकाली ना अभी मैंने। देखिए 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए IQ मानसिक आयु यहाँ पर निकाली अभी हमने, 125 निकल कर आई थी ना अभी, ये आ गई 125। देखिए दशमलव के बाद की आपकी 2 संख्याएं मानी जाती हैं। आप देखिए नोट कीजिएगा, दशमलव के बाद की आपकी 2 संख्याएं मानी जाती हैं, ठीक है। और अगर 2 संख्याएं आपकी जो पहली संख्या है आपकी 5 से या ऊपर होती है, यानी 50% से अगर ऊपर होती है तो वह +1 में आ जाती है, ठीक है। संवेग का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो ये आ जाता है आपका सक्रियता का सिद्धांत। सक्रियता का सिद्धांत मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। आगे देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। जो थार्नडाइक का सिद्धांत है वह व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। थार्नडाइक का सिद्धांत है व्यवहारात्मक श्रेणी में आता है। थार्नडाइक के वक्र सूचक कौन है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। सीखने के वक्र, सॉरी थार्नडाइक पढ़ दिया मैंने। थार्नडाइक का सिद्धांत जो है व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है, और सीखने के वक्र जो हैं सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। अगला देखिए मिरर ड्राइंग परीक्षण व्यक्तित्व के मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके हेतु प्रयुक्त किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन हेतु। माध्यक या माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। क्वेश्चन आता है माध्यक या माध्यिका क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका सही, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है जो कि प्रक्षेपी नहीं है, जबकि TAT क्लाउड पिक्चर टेस्ट तथा ड्रॉ ए मैन टेस्ट तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं, ठीक है। अब देखिए प्रक्षेपी कौन सा नहीं है, कौन सा प्रक्षेपी है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। 16 PF कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट जो है वह प्रक्षेपी नहीं है। पहले तो 16 PF किसके द्वारा निर्मित हो गया, कैटल के द्वारा। और 16 PF कैसा परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण टेस्ट है, और जो कि 16 PF प्रक्षेपी नहीं है, ठीक है। इसके कई सारे क्वेश्चन बन गए। अब देखिए जबकि TAT जो है और क्लाउड पिक्चर टेस्ट तथा ड्रा ए मैन टेस्ट तीनों प्रक्षेपी तकनीकी हैं जो कि व्यक्तित्व परीक्षण की हैं, ठीक है। आगे देखिए किसी इच्छा में आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संभावित तनाव को क्या कहते हैं, उसे कुंठा कहते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, तो सृजनशीलता की पहचान हेतु टॉरेंस ने
सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। यहाँ पर आ जाएगा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो टॉरेंस ने किया। प्रभाव का नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग केस अध्ययन के लिए किया जाता है। अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग केस अध्ययन के लिए किया जाता है जब व्यक्तित्व का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम यानी सीखा हुआ दूसरी परिस्थितियों में उसके सीखने के निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। अगला देखिए, जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम होता है। जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण जो है उपक्रम होता है। अब देखिए, जी वाल्स का अनुसार सृजनात्मक चिंतन के चरण चारों ही चरण, देखिए जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं। पहला आपका उपक्रम आ गया, दूसरा उद्भव है, तीसरा उद्भादन है और चौथा मूल्यांकन है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण आपसे द्वितीय चरण भी पूछ सकते हैं, तृतीय चरण भी पूछ सकते हैं या अंतिम चरण करके भी पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 चरण हैं। पहला उपक्रम, दूसरा उद्भव, तीसरा उद्भादन और चौथा मूल्यांकन। आगे देखिए, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था, थार्नडाइक ने किया था। देखिए, थार्नडाइक का प्रयोग को कई नामों से जाना जाता है तो आप बिल्कुल भी जो है कंफ्यूजन ना कीजिएगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, बिल्ली पर प्रयोग किया है थार्नडाइक ने। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप विजिट करके चैनल में पूरी वीडियो देखिएगा, सारे सिद्धांतों की वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक सिद्धांत को कई कई नामों से भी जाना जाता है। आपको कंफ्यूजन ना हो कौन सा सिद्धांत थार्नडाइक के कौन कौन सिद्धांत जो है जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के कई कई नाम हैं, है ना। नामों में कंफ्यूजन ना हो, कहीं ऐसा ना हो आप पावलोव के सिद्धांत को थार्नडाइक के सिद्धांत में डाले हैं या थार्नडाइक के सिद्धांत को स्किनर के सिद्धांत में डालिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चैनल पर विजिट कीजिए, क्योंकि विजिट करने से क्या होगा, आपको वो डीपली पार्ट मिलेगा, आपको सारी जानकारियाँ उसकी मिलेंगी, है ना। तो आपको सारी जानकारियाँ ही बटोरनी है ना। एग्जाम बड़ा नहीं है, पैटर्न बड़ा नहीं है। एग्जाम बड़ा है, पैटर्न बड़ा नहीं है। देखिए, मैंने एग्जाम से पहले ही आपका पूरा का पूरा पैटर्न निपटा ही दिया है। लास्ट वीडियो है ये मेरी, इस सब्जेक्ट की CTP की लास्ट वीडियो है। आप जाकर विजिट करके देखिए तो प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिली हुई है, सारी की सारा पाठ्यक्रम उसमें दिया हुआ है। ये लास्ट वीडियो है आपकी, पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब तो सिर्फ MCQ चलेंगे इसमें, CDP में MCQ देखना है आपको। और MCQ देखेंगे आप, अगर सिर्फ MCQ देखेंगे तो आपको नुकसान ये है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आप पार्ट को भी देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन से पार्ट से है, किस तरीके से इसका आंसर आया है। ठीक है, तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रयोग किसने जो है थार्नडाइक का है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग किया था, ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों को गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा किसकी है, G.W. अल्पोर्ट की है। देखिए, परिभाषा से रिलेटेड एक वीडियो मैंने स्पेशली डाल रखी है, इसमें सारी ही परिभाषाएं आपकी कंप्लीटली दी हुई हैं, जो कुछ एक रह गई होंगी वो इसमें आ गई हैं। तो आप उस वीडियो को भी विजिट करके ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए, स्किप कुछ नहीं करना। देखिए, अगर आपने सारी वीडियो कंप्लीटली देख ली है ना मेरे CDP की, तो आप समझिए 30 on 30 आपके नंबर पक्के 100% पक्के हैं। आप किसी भी प्रकार से चूकने वाले नहीं हैं, इतनी तो गारंटी मेरी है CDP की। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सीधे जाइए चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, विजिट कीजिए, सारी वीडियो एक नज़र देखिए और आप अपने क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी कीजिए। बस जो आपको गाइडलाइन दी हुई है उस गाइडलाइन पे जाइए। गाइडलाइन में क्या है, सिर्फ 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, बिना स्किप करे पूरी वीडियो देखनी है, और दूसरा आपको अपने नोट्स बनाना है। बस आप वीडियो फटाफट देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। और देखिए, आपको कितनी जल्दी, बहुत ही जल्दी आपकी CDP का पाठ्यक्रम तो कंप्लीट मैंने आज करा ही दिया, आज कंप्लीट हो गया। तो आप भी फटाफट वीडियो को देखिए और फटाफट आप, मुश्किल से आपको 10 दिन लगेंगे पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करने में। 10 दिन में आप CDP की पूरी तैयारी करके एक साइड कर देंगे। हाँ, और बाकी भी तो आपको सब्जेक्ट देखने हैं ना, 4-5 सब्जेक्ट आते हैं CTET में। अगर सारा आप CDP में ही लगा देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट में समय कैसे देंगे, है ना। तो आपको भैया समय भी तो देना है, आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा, दिसंबर में एग्जाम होना है। ठीक है, अक्टूबर चल रही, नवंबर ही तो बचा है, अब 14 दिसंबर को पेपर है आपका। पहले 15 को था, अब तो 14 को आ गया है। तो आपको देखो टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, 45 दिन का समय बचा है। आप 10 दिन में भी अगर आप 10 अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं ना, तो हम आपको गारंटी देते हैं 10 दिन में आपको CDP की 100% तैयारी की गारंटी है, क्योंकि हमने तो पूरा पाठ्यक्रम आपका जो है चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप उसे 10 दिन में कंप्लीट कर लें, आप उसे 5 दिन में कंप्लीट कर लें, आप उसे 15 दिन में कंप्लीट करें। ठीक है,
लेकिन आप अगर उस चैनल को, हमारे चैनल पर विजिट करके पूरा प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो बिना स्किप करे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपकी तैयारी 100% पूरी ही है। इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि तो आप चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और देखिए वीडियोज़ को, और फिर आप हमें कमेंट्स करके बताइए, कमेंट्स करके बताइए आप हमें, क्योंकि हम कमेंट्स आपके देखेंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा हम आपको अच्छी जानकारी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ना। आप कमेंट्स करेंगे तभी तो हम आपसे जुड़े रहेंगे, और आपके हम जो है कमेंट्स का जवाब भी जरूर देंगे। तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहें। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन था हमारा, थार्ड वाला हो गया। हाँ, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत मनोशारीरिक गुणों को गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व संयोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा GW अल्पोर्ट की जो हो गई थी है। सीखने में पलायन आधारित है, सीखने में पलायन आधारित है पुनर्वर्ण की निष्क्रियता पर, ठीक है। आगे देखिए, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं इसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। देखिए, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं इसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम तर्क करना नहीं है, ठीक है। देखिए, स्मृति के आयाम कौन कौन से? धारण, पुनर्स्मरण और पहचानना, ये जो है स्मृति के आयाम है, और तर्क करना आयाम नहीं है, ठीक है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, चारों आ जाएंगे, चारों में से आपको इसको अलग करना है। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? गरे ने किया था। देखिए, अभी पिछली वीडियो में जो NCF 2005 का चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है, उसी में इस चीज़ का जिक्र करा हुआ है। आप चैनल विजिट करके पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप करे, आपको सारी जानकारी, बहुत से ज़्यादा जानकारियाँ आपको उसमें मिलेंगी। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा कुंठा कहलाता है। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आँख के रंग को आनुवांशिकता प्रभावित करती है। आधार आयु यानी कि मानसिक आयु किसके मापन से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, आधार आयु यानी मानसिक आयु किसके मापन से संबंधित है? बुद्धि के मापन से संबंधित है। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है कोहलर। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो है कोहलर का है। इरोस शब्द संबंधित है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। अहम निर्देशित होता है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा। देखिए, अहम आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, ध्यान रखिएगा। क्लासी स्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसका प्रयोग करने पर प्राणी की भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। क्लासी स्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसका प्रयोग करने पर प्राणी की भूख और प्यास दोनों में कमी आ जाती है। यह भी आपकी पिछली वीडियो में जो चैनल पे जो हमने आप विजिट करेंगे तो पार्ट में डीपली इसके बारे में दिया हुआ है। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? देखिए, यहाँ पर जो है बच्चे की जो है 16 वर्षीय जो हो गई आपकी वास्तविक आयु, ठीक है। 75 अंक उसने प्राप्त करे हैं, यानी कि 75 तो वह IQ हो गया, और उसकी मानसिक आयु पूछी है। तो यहाँ पर बुद्धि लब्धि के सूत्र के अनुसार यहाँ पर नियम दिया हुआ है, उसकी जो है वास्तविक आयु, मानसिक आयु यहाँ पर दी हुई है 12 वर्ष, ठीक है। और किस तरीके से नियम लगाना है, किस तरीके से आपको जो है ये चीज़ें निकालनी है, ये आपको हम पूरी वीडियो में आपको बता चुके हैं। इस पार्ट चैप्टर में आप जाकर विजिट करके उसे देख सकते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है। देखिए, मनोग्रसित बाध्यता एक तरह का चिंता या विकार होता है। नोट डाउन कीजिएगा, यहाँ पर नोट डाउन है। देखिए, मनोग्रसित बाध्यता एक तरह का चिंता या विकार है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया है। व्यक्तित्व संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड ने किया है। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुपात मापनी कहलाती है। देखिए, नोट डाउन है यहाँ पर। अनुपात मापनी बुद्धि मापने का एक यंत्र है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। ध्यान रखिएगा, परम शून्य भी होता है। आगे देखिए, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण पर अहम में होता है, पर अहम में होता है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण कहाँ होता है? तो पर अहम में होता है। ये भी हो सकता है, हमारे मूल्यों का आंतरिकरण कहाँ होता है? तो पर अहम में होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, नोट डाउन है यहाँ पर। फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम एवं पर अहम इन 3 तत्वों को विशेष महत्व दिया है। इन तत्वों का संबंध इस प्रकार से है। इदम यानी जन्मजात एवं वंशानुगत होते हैं। अहम यथार्थ व जगत से संबंधित रखते हैं, जबकि पर अहम जो होते हैं नैतिक मूल्यों एवं आत्मा के
अंतरीकरण से संबंधित होते हैं। ठीक है। किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। देखिए ये अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाटसन हैं। देखिए बच्चा जो होता है एक जो नवीन पौधे के बराबर तरह होता है, उसे जिस दिशा में आप चाहें उस दिशा में मोड़ सकते हैं। इसीलिए इस मनोविज्ञान जो वाटसन है उन्होंने कहा है कि आप मुझे नवजात शिशु दे दें, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। गाइडेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू वाटसन ने बताई है। जैसा बच्चों को गाइडेंस होता है वैसे ही बच्चा बनता है। देखिए वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। आगे देखिए, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। किस कारक की होती है? उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला प्रेरणा कहलाती है। देखिए आपके लिए रुचि वाला पाठ एकदम बहुत ज़्यादा डीपली मैंने समझा रखा है, प्रेरणा और रुचि का पाठ, आप जाके विजिट करके देख सकते हैं। किसने कहा है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुख अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह कथन सिगमंड फ्रायड का है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का पिता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तंत्रिका तंत्र विशेषज्ञ थे। ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि कहलाती है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। सीखने को अधिगम भी कहते हैं। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह स्तंभ आकृति कहलाता है। विकास की किशोर अवस्था में वृद्धि का अधिक विकास होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। कोहलर जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। अधिगम के 3 नियम हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का यह नियम। यह नियम जो है आपके थार्नडाइक ने दिए हैं। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां, उसके प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंधित एक संवेग बताया है। अब यहाँ पर आपके 14 पूरी मूल प्रवृत्तियां और उससे संबंधित संवेग भी दिए हुए हैं। देखिए पलायन या भागना जो मूल प्रवृत्ति है और उसका संवेग है भय। भय के कारण व्यक्ति पलायन करता है या भागता है। युयुत्सा या युद्ध प्रवृत्ति ये मूल प्रवृत्ति है और संवेग है इसका क्रोध। क्रोध के कारण व्यक्ति क्या करता है? घृणा करता है या युद्ध प्रवृत्ति अपनाता है। निवृत्ति, अप्रियता, विकर्षण। घृणा होती है तब विकर्षण यानी कि आकर्षण खत्म हो जाता है। अप्रियता हो जाती है ये निवृत्ति यानी छोड़ देना। अगला देखिए मूल प्रवृत्ति पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति ये वात्सल्य इसका संवेग है। अगला शरणागति संवेदना, कष्ट होता है तो शरणागति संवेदना आपका मूल प्रवृत्ति में आ जाता है। जिज्ञासा की संवेग है आश्चर्य। काम प्रवृत्ति का संवेग है कामुकता। आत्मस्थापना या आत्म प्रकाशन का संवेग है आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। अगला दैन्य विनीत भाव की जो है संवेग है आपका अधीनता की भावना। सामूहिकता समूह प्रवृत्ति का जो संवेग है आपका वह है एकाकीपन। भोजन अन्वेषण यानी भूख। संग्रह संचय यानी अधिकार की भावना। रचना यानी कृतिभाव, रचना की अनुभूति। हास्य यानी आमोद। यहाँ 14 प्रवृत्ति हैं आपकी मूल प्रवृत्ति हैं और 14 संबंधित संवेग मैकडूगल के दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से और चैनल पर विजिट करके आप इसकी डीपली भी वीडियो देख सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाने की 4 विधियां हैं। पहली दमन, दूसरा विलयन, तीसरा मार्गांतरणीकरण या चौथा शोधन। अगला देखिए मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? शोधन विधि है। देखिए 4 विधियां बताई हैं और सबसे विधि कौन सी है? शोधन विधि है। विलयन विधि द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन कैसे लाया जाता है? निषेध व विरोध के द्वारा मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन विलयन विधि द्वारा लाया जाता है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण है। देखिए नोट डाउन देखिए, संप्रत्यय संकल्पना यानी संप्रत्यय को संकल्पना कहते हैं।
संप्रति निर्माण के सोपान ये हैं। देखिए, पहले प्रत्यक्षीकरण, फिर विभेदीकरण, फिर पृथक्करण, फिर समानीकरण। ध्यान रखिएगा, ये कूट के प्रश्नों में भी आ जाता है, नोट डाउन कीजिएगा, कूट के प्रश्नों में भी आ जाता है। संप्रति निर्माण के विभिन्न चरणों को क्रम से लगाइए। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, फिर समानीकरण। ठीक है, अब देखिए आगे, अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृद्धि, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण और अर्थ। ये अवधान के आंतरिक निर्धारक हैं। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? देखिए, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है? उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डाउन सिंड्रोम जो है वह अवस्था है जो माता के 21वें गुणसूत्र यानी जोड़े के अलग ना होने पर कारण होती है। कोलबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है। निषेचन प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है, ये कूट के प्रश्नों में आता है। पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोस्ट। ठीक है, निषेचन प्रक्रिया का सही क्रम लगाना है आपको। ये उल्टा उल्टा भी दे सकते हैं, और ये आपका जो है ऑप्शन में ये वाला सही आपका रहेगा, अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिक युग के अनुसार व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं? मनोवैज्ञानिक युग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। देखिए, सारी ही वीडियो आपकी डीपली आपको दी हुई हैं, विजिट कर आप देख सकते हैं चैनल पर। और सबसे मेन चीज़ आपको पता है क्या है? क्वेश्चन के साथ साथ आपको पाठ का अध्ययन जरूर करना चाहिए। पाठ के अध्ययन करने के लिए ही आपको सारी पाठों का जो है विस्तार से अध्ययन कराया गया है। आप उसको जरूर देखिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। किसने कहा है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ ने कहा है बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। आगे देखिए, मनोलैंगिक विकास में सुप्रावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है 6 वर्ष से किशोरावस्था तक, यानी कि 6 वर्ष से किशोरावस्था तक का जो समय होता है वो मनोलैंगिक विकास के सुप्रावस्था का वर्ष अंतराल से संबंधित होता है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन ने किया था। किसके अनुसार इदम, अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? सिगमंड फ्रायड के अनुसार। सिगमंड फ्रायड के अनुसार इदम, अहम तथा पराअहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का परित्याग किया, फिर अपनी चेतना का और अभी भी एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए। ये कथन किसका है? ये कथन वुडवर्थ का है। आत्मा, पहले आत्मा, फिर मन, फिर चेतना, फिर व्यवहार। इस तरीके से मनोवैज्ञानिक परिभाषा चली है। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुकथन द्वारा सीखी जा सकती है? स्किनर का मानना है। स्किनर का मानना है कि स्किनर एक व्यवहारवादी हैं। इनका मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसिद्ध अनुकथ द्वारा सीखी जा सकती है। मध्यांक, मध्यमांक तथा बहुलांक केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं, जबकि प्रसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अधिगम में प्रयत्न में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन थार्डैक ने किया था। थार्डैक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। अगला देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति होती है तथा उसकी अभिव्यक्ति से उसके व्यक्तित्व का मापन होता है। प्रक्षेपी परीक्षण में प्रमुख है पहले रोडशा स्याही धब्बा परीक्षण, फिर टीएटी परीक्षण, फिर शब्द साहचर्य परीक्षण। ठीक है, 16P परीक्षण अप्रक्षेपी परीक्षण है। देखिए, प्रक्षेपी परीक्षण और अप्रक्षेपी परीक्षण विस्तार से बता रखा है, विजिट कर देख सकते हैं। किस ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि भी कहते हैं? देखिए, पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं क्योंकि इसी ग्रंथि के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तक व परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? देखिए, पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, अमूर्त तक एवं परिपक्व नैतिक चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जो 11 से 14 वर्ष तक की होती है। इसमें जो है बोला गया है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं जो 11 से 14 वर्ष तक होती हैं। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। समस्यात्मक बालक कौन कौन से होते हैं? देखिए, आपको बहुत ही डीपली वीडियो मैंने आपको दे रखी है,
विभिन्न प्रकार के बालकों के लिए जुड़े हुई, जिसमें समस्यात्मक बालक और विशिष्ट बालक आदि बालकों के बारे में जानकारी आपको, सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, सारी ही वीडियो आपकी बहुत अच्छे से आपको दे रखी हैं। विजिट करके आप देख सकते हैं, डीपली आप उसको पढ़िए, समझिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। पाठ आपके सभी कंप्लीट हो गए हैं। देखिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारी वीडियो देखिए, सारी वीडियो देखिए। आपकी 101% तैयारी कंप्लीट है सीडीपी की। और ये लास्ट वीडियो है मेरी सीडीपी से जुड़ी हुई, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करने हैं, जो आपको एग्जाम तक दिए जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को विजिट कीजिए, पाठ को जरूर समझिए, पढ़िए, फिर आप जो है कमेंट करके बताइए हमें कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। तो चलिए चलते हैं। समस्यात्मक बालक, चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, माता पिता का कहना ना मानने वाले बालक, गृह कार्य समय से पूर्ण ना करने वाले बालक, विद्यालय से भागने वाले बालक, झगड़ा करने वाले बालक आदि विभिन्न प्रकार के बालकों की सूचियां मैंने उसमें दी हुई हैं। विभिन्न प्रकार के बालक जो होते हैं समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। और बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। तो इसी के साथ ही आपका सीडीपी का पाठ्यक्रम आज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में सीडीपी के एमसीक्यू के साथ। और आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जो है सपोर्ट करेंगे आप हमें। और जो बच्चे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको देखो, सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन हमारी यूट्यूब फैमिली में जो मेंबर बढ़ता है उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप चैनल को विजिट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट में जाके पूरी जो देखिए, सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियोस आपको उसमें मिलेंगी। सीडीपी का पाठ्यक्रम सीटेट का मैंने बहुत पहले से पढ़ाना चालू किया था आप लोगों को, और जो कि समय से पहले, बहुत ही पहले समय से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और कंप्लीट होने के बाद अब सीडीपी का जो आपका जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चंस वाले होंगे वो आपको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और आप उसको जो है देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, हम नहीं कह रहे आप हमारे चैनल पर विजिट करके ही देखें, हम तो आपको प्रोवाइड कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन जो आपको पाठ का डीपली अध्ययन है वो हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो डीपली अध्ययन तो आपको करना ही करना है, और क्वेश्चन आंसर आपको समय करना है। ठीक है, देखिए, हमारे पास समय की बाध्यता नहीं है, आप किसी भी समय से देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक पैसा नहीं देना है। सारी वीडियो आपको वहाँ पर उपलब्ध मिलेंगी। विजिट कीजिए चैनल पर। और सबसे मेन चीज़ आपकी पता है क्या है, कि आपको सारा पाठ्यक्रम एक चैनल पर मिल रहा है। क्योंकि ऐसा है ना, जो पेड चैनल होते हैं आप देखेंगे कि उसमें क्या होता है, आप पेड करेंगे तभी आपको जो है सब सारी वीडियोस खुल कर आती हैं, लेकिन हमने आपको जो है सभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई हैं। आशा करते हैं आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा, और हमें भी आपसे जुड़ के बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स का जवाब हम ज़रूर देंगे, और हमारे साथ बने रहिए, हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए और हमारे साथ सपोर्ट कीजिए हमें। और इसी आशा के साथ मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आज का पाठ्यक्रम हमारा कंप्लीट होता है सीडीपी का, जो कि आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और इसके साथ ही आपके हमारे चैनल पर हिंदी की, ईवीएस की और संस्कृत की जो है कक्षाएं सीटेट के लिए चलती रहेंगी कंटिन्यू। और आपके सीडीपी का जो है एमसीक्यू का जो है क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो डेली चलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। आज सीडीपी का पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया आज। हाँ, अब एमसीक्यू चलेंगे कल से। 30 एमसीक्यू चलेंगे।